नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मैं आपसे आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, थोड़ा सा आपको आर्थिक पेचीदगियों वाला लगेगा, लेकिन सीधा आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर आप हमेशा ये बात पूछना चाहते हैं कि जब आप कोई भी किस्म का घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, स्कूटर लेने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए या किसी भी इस तरह का लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आपको कोई बैंक वाला आके क्या समझाता है? यही कहता है कि भाई आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि हमेशा के लिए तय ब्याज की दरों पर लोन मत लीजिए। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मत लीजिए, आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लीजिए। क्योंकि और ये अमूमन जब अपने अलग अलग वित्तीय संस्थान जो हैं बैंकों के रूप में या कोई और रूप में अपनी बात रखते थे, ये सुझाव आपको देते हैं। हम सब जीवन में सुझाव से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि आप पहले से कोई तयशुदा ब्याज की दर का कर्ज मत लीजिए। वो इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि सरकार की आर्थिक सोच, बदलते आर्थिक माहौल और आर्थिक नीतियों की वजह से इन दरों में बदलाव आएगा। अगर ये बहुत ज्यादा है तो एक दिन बहुत कम भी हो सकती। तो इस उम्मीद पर आप कर्ज लेते हैं। समझ गए मेरी बात को या फिर दोहराऊं? मेरे हिसाब से आप समझ गए। अब इस बदलाव की जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो कर्ज लिया है उसकी दरें कम हो और ऐसा नहीं होता है, तो आप विचलित होते हैं। क्योंकि आप के जीवन में जो भी तनख्वाह आ रही है, आप अपनी मेहनत, लगन, सच्चाई, ईमानदारी के साथ जो काम कर रहे हैं, उससे आप इस ईएमआई का, यानी कि कर्ज के साथ जो आपको महीने दर महीने उस कर्ज को लौटाने का सूद और ब्याज दोनों देना पड़ता है, उसका हिस्सा बंधा हुआ है। आरबीआई गवर्नर एक बहुत ही ज्यादा अहम शख्सियत है मेरे हिसाब से। अब जरा आरबीआई गवर्नर की ब्याज की दरें ना बढ़ें या इस तरह के फैसले आज के माहौल में ना हो नहीं, ना हो, क्यों कह रहे हैं? पहले इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। शिवानी हमारी निर्देशक से अनुरोध है कि वो धीरे धीरे इन ग्राफिक्स को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समझें। ये बहुत गंभीर मसला है मेरे हिसाब से। पहला पॉइंट जो आरबीआई गवर्नर साहब रख रहे हैं वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था धीमी है। ये यूपीए के सरकार में अपना कार्यकाल संभाल चुके थे, तब भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अक्सर ये कहते थे कि अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है, क्योंकि बीजेपी को इसको एक बड़ा चार्ज बनाती थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल जिम्मेदार है। और हमने बहुत अच्छा किया अंतर्राष्ट्रीय स्लोडाउन, धीमी गति के बावजूद। पहली बात, वो आपका कर्ज की दर कम ना होने पर आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, जरा ध्यान से सुनिए। यूरो क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन और निवेश का माहौल कमजोर है, यानी कि जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था है या उसका जो दायरा है, उसमें भी धीमापन है, उसमें भी माहौल कमजोर है इन्वेस्टमेंट, निवेश के हिसाब से। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये मैं आपको बार बार इस बात से जोड़ रहा हूं कि क्यों आपका घर के लोन की ईएमआई फ्लोटिंग कर्ज लेने के बावजूद कम नहीं हो रही है। ये मैं इस दायरे से आपको समझा रहा हूं। एक और पॉइंट जो आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं, चीन में हालात निराशाजनक, महंगाई दर बहुत कम। तो चीन की अर्थव्यवस्था से वो चिंतित। अब इसको थोड़ा सा मेरे साथ दो आर्थिक मामलों की जानकारी मैं थोड़ा और समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आप सोच रहे होंगे भाई ये हिंदुस्तान में दर कम नहीं हो रहा, इसका चीन से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। तो आरबीआई गवर्नर साहब जो कह रहे हैं उनकी बात में एक तथ्य जुड़ा हुआ है। मौजूदा हालात में मौद्रिक नीति में बदलाव जरूरी है,
यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आपकी आज की नीति है मुद्रा से जुड़ी हुई, उसमें बदलाव जरूरी है। इस पॉइंट को भी मैं और आगे आप लोगों को समझाऊंगा, जरा सुनते रहिएगा इसको गौर से। और बार बार जब भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझिए कि आपका ब्याज दर अगर कम नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। 2014 और 15 की दूसरी तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था कमजोर, ये मौजूदा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए उनके आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं ये बहुत बड़ी घंटी होनी चाहिए, क्योंकि सियासी तौर पर, अब बीजेपी या कांग्रेस सबको इस बात का अधिकार है, सियासी तौर पर अमित शाह बंगाल में रैली करते वक्त क्या कह रहे हैं वो कल मैंने आपको दिखाया था। वो कह रहे हैं देखिए साहब, महंगाई की दर कितनी कम हुई, इसके दाम कम हुए, उसके दाम कम हुए, डीजल की दरें कम हुई, पेट्रोल की दरें कम हुई। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि 2014 और 15 की दूसरी तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर है। तीसरी तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था जो है वो दबी हुई हो सकती है। थोड़ा सा अब मेरे साथ नरेंद्र तनेजा के साथ पुरंजय गुहा ठाकुर भी मौजूद है, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप भाग मत जाइएगा ये सोच के कि भैया क्या समझा रहे हैं विज्ञान प्रकाश आज बैठकर। बड़ा सीधा वास्ता है हमारे जनजीवन से, हमारे रोज के जीवन से। मध्य वर्ग, जो नौकरी पेशे का मध्य वर्ग है, जो बड़े शहरों में रहता है, हिंदुस्तान के दूसरे छोटे शहरों में रहता है, बड़ा सीधा इसका जुड़ाव है हमसे। 2014 और 15 में कृषि उत्पादन पहले जैसा, जब इसको जरा देखिए कि कृषि उत्पादन वो कह रहे हैं ठीक है, तो ये एक पॉइंट वो यहां पर रख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए निवेश का बढ़ना जरूरी है। ये प्रश्न जब मैं पढ़ रहा था रघुराम राजन, और कल भी मैंने उनकी एक स्पीच को इस कार्यक्रम में उसका जिक्र किया था, ये थोड़ा सा मेरे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि निवेश वो कह रहे हैं कमजोर है लेकिन बाजार भाग रहा है। तो ये चमत्कारिक समीकरण जो है वो दो ज्ञानी व्यक्ति मुझे समझाएंगे कि निवेश कम है। और मैं भी सुबह बड़े गौर से पिंक पेपर्स पढ़ता हूं, तो मेरी ये थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार, आप सभी जानते हैं कि ये आंकड़ा पार कर गया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो कमजोर निवेश में बाजार दौड़ रहा है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाली स्थिति है मेरे हिसाब से। एक और बात वो कहते हैं, सरकार मदद के बावजूद रुके हुए प्रोजेक्ट बहुत धीमी गति से संभाल रहे हैं। सीधा कमेंट है मेरे एक एनालिस्ट के तौर पर, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो भाषणबाजी में कही जाती है, बयानबाजी में कही जाती है, स्पोक्स पर्सन कहते हैं, वो ये है कि साहब मोदी साहब एक्शन ओरिएंटेड आदमी है, आएंगे और काम करेंगे। लेकिन आरबीआई के गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि अभी भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो धीमी गति से संभल रहे हैं। और आखिरी पॉइंट, मुद्रास्फीति, राजस्व घाटा से निपटने में असफलता अभी अनिश्चित है। तो एक और चीज है, सरल भाषा में आपको बता दूं कि साहब फिस्कल मैनेजमेंट आपका कैसा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे नियंत्रित करते हैं। जो पैसा आप कमा रहे हैं और जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उनके बीच का अगर कोई दबाव हो या उसके बीच की कोई कमी हो, तो उसको अंग्रेजी के इन दो जुमलों से फिस्कल डेफिसिट बनाया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि आपका इन्फ्लेशन हो, यानी कि मुद्रास्फीति, राजस्व घाटा हो, उससे निपटने की, क्योंकि यही फिस्कल जो समस्याएं थी, जो हालत थी मुल्क की, उसने मनमोहन सिंह को आखिरी के सालों में बहुत अलोकप्रिय बनाया मेरे हिसाब से। साथ भ्रष्टाचार का मसला था। तो रघुराम राजन का यह कहना है कि वो अभी तक नियंत्रित नहीं नजर आ रही है। मेरे साथ, जैसे मैंने बताया कि बहुत जानकार लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे, जरा गंभीर बहस हो, भागिएगा मत। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन लोगों से ज्ञान लेकर आपको सरलता से समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि आपकी जो जेब है ना, ये सब सीधा असर इसी पर है। पुरंजय गुहा ठाकुर मेरे साथ मौजूद है। नरेंद्र तनेजा, वो एक पावर एक्सपर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सेल से, इकोनॉमिक सेल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर साहब मौजूद है, जो कि सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। और धीरेन्द्र कुमार, जो कि मार्केट की तरफ से आते हैं। इनसे ये प्रश्न जरूर पूछूंगा कि रघुराम राजन कहते हैं निवेश नहीं हो रहा, बाजार तेजी से भाग रहा है, और
जो कि एमडी हैं वैल्यू रिसर्च के। नरेंद्र, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये बड़े सीधे और बड़े कड़वे पॉइंटर्स हैं। मैंने कोशिश की है कि जनता इनको, कुल मिलाकर सार इसका यह निकल रहा है कि आपका आर्थिक स्वास्थ्य जो आपने मनमोहन सिंह जी से इनहेरिट किया था वो अभी ठीक नहीं हुआ है। धड़कन जो है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे अभी भी चल रही है, और लॉन्ग टर्म में रघुराम राजन साहब को ये नहीं नजर आ रहा है कि उसका रास्ता क्या निकल रहा है। क्या ये गंभीर मसला है? मुझे ऐसा लगता है अगर हम ध्यान से देखें वो लॉन्ग टर्म में दरअसल काफी जो है उम्मीद दिखा रहे हैं। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म क्या, मुझे नहीं लगता ऐसा। लॉन्ग टर्म में उम्मीद दिखा रहे हैं। लॉन्ग टर्म ही नहीं बल्कि अगर आप आने वाले 5-6 महीने में देखिए और बिटवीन द लाइंस रीड करें तो वो काफी उम्मीद दिखा रहे हैं। इसीलिए उनका कहना है कि ग्रोथ हमको चाहिए, लेकिन ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, टिकाऊ बनाना है, और वो तभी बन सकती है जब मुद्रास्फीति जो है हम उसको पहले चाबुक लगा करके कंट्रोल में। अमित शाह बोलते हैं पंजाब बंगाल की रैलीज में कि साहब हमने महंगाई कम कर दी, हमने जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड से जुड़ा मामला है, हमने डीजल के दाम कम कर दिए, हमने पेट्रोल के, ये वो भाषा कतई नहीं बोल रहे हैं रघुराम राजन। नहीं, देखिए वो इकोनॉमिस्ट हैं और वो पॉलिटिशियन इकोनॉमिस्ट हैं और वो पॉलिटिशियन है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि जो अमित शाह जी ने किया उसमें थोड़ी इस बात की जो है आप गौर करिएगा कि जो G20 जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से भारत ने जहां तक संभव हो पाता है, 100% तो नहीं हो पाता, जहां तक संभव होता है जो इंटरनेशनल वो सारा मैकेनिज्म है जो कमोडिटीज प्राइसेस को कंट्रोल करता है। ये अगर आप खाली अर्थशास्त्री से बात करें वो कहता है सब कुछ बाजार देखता है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई है और बहुत सारी सच्चाई इसमें नहीं है। जैसे तेल की कीमतें, क्या तेल की जो कीमतें लगातार नीचे गई हैं और 60 की दिशा में जा रही हैं, जिसकी तरफ आरबीआई गवर्नर ने भी इशारा किया है, जो अनसर्टेनिटी की वो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या वो सारा बाजार तय करता है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बिल्कुल सही नहीं सोचता, क्योंकि बाजार भी तय करता है, लेकिन बाजार के पीछे की जो फोर्सेस, लेकिन जब तेल की कीमतें कम होती है नरेंद्र जी, आप लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, अपने को उसकी वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि अब वो आपके नियंत्रण से, आप पुराने अर्थशास्त्रियों हैं समझते हैं, आपके नियंत्रण से बाहर है। नहीं, देखिए अभी जो इस समय आप भाग्यशाली हो सकते हैं कि समय रहते आपके लिए कम हो गया। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो जहां तक तेल की बात है, कमोडिटीज की बात है, जिसमें आरबीआई गवर्नर ने भी इशारा किया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और एक तरह का आंतरिक तेल जगत में शीत युद्ध है। अच्छा, अब क्या वो किसने शुरू किया, कौन रोक सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उसको शुरू कर सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं रोक पाए, कम से कम अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं। लेकिन जहां तक आरबीआई गवर्नर ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उनकी जो प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं दो है कि ग्रोथ होनी चाहिए, तो वहां उनकी बात में सरकार की अप्रोच में 100% अलाइनमेंट है। हालांकि दोनों स्वतंत्र हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स धीमी गति से पास हो रहे हैं, आपके पास अभी तक कोई सफलता का फॉर्मूला नहीं है इन्फ्लेशन के लिए। फिस्कल मैनेजमेंट जो मैं अपने कार्यक्रम के दर्शकों को समझा रहा था, उसके लिए मनमोहन सिंह सरकार के, नरेंद्र जी आपने भी आलोचना की, सही की, आपकी आलोचना गलत नहीं थी, लेकिन उसका कोई रास्ता तरीका भी नहीं नजर आ रहा। जब आरबीआई गवर्नर ये कहते हैं कि धीमी गति से हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि तेजी से हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये टिप्पणी करी है कि काम नहीं हो रहा है, धीमे हो रहा है। देखिए आरबीआई गवर्नर, आरबीआई संस्था है, उसको सरकार के साथ अलाइन होकर काम, हालांकि वो स्वतंत्र संस्था है और अलाइन होकर काम करना पड़ता है। मकसद सरकार का भी और आरबीआई का दो ही है, ग्रोथ होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। अब उसमें दोनों को अलाइन करना, लेकिन दोनों को एट द सेम टाइम, ये गौरतलब बात है और यही भारत की सुंदरता है, भारत की ब्यूटी है कि आरबीआई गवर्नर ये सब कहने के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता को असर्ट कर रहे हैं, और यही भारत की, और वो स्वतंत्रता जो वो असर्ट कर रहे हैं वो सरकार की बड़ी सोच के खिलाफ है, ये आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए वो अलग बात है, वो हमारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन असर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये वो भी आप असर्ट करने के दबाव में आज आरबीआई गवर्नर के या नहीं, या आरबीआई गवर्नर जो है वो अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया वो एक स्वायत्त संस्थान है, उसके एक स्वायत्त गवर्नर है, वो सरकार भी ठीक वही बात करिए। फर्क इतना है कि जब सरकार बोलती है उस भाषा जो होती है राजनीतिक होती है, जब आरबीआई गवर्नर बोलते हैं तो बाहर से मैं आऊंगा, एक एक पॉइंट पर आऊंगा नरेंद्र जी। पुरंजय गुहा ठाकुर था, अभी बीजेपी क्या करे, क्योंकि फैक्ट ये है कि जो आर्थिक मसलों को, जैसे मैं कहता हूं ना साहब, आप बंगाली हैं तो बड़ी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनती हैं, तो उसमें अंदर की मिठाई कुछ और होती है, ऊपर की लेयरिंग जो होती है बड़ा स्वादिष्ट होता है, वो कुछ और होती है। अब इन लोगों की स्थिति क्या है कि ये ऊपर की मिठाई जो है लेयरिंग, ये बयानों के थ्रू बता रहे हैं,
बयानों के माध्यम से बता रहे हैं, अंदर में क्या माल है, अच्छा है बुरा है, उसकी थोड़ी सी तस्वीर आरबीआई गवर्नर ने बता दी और चिंता व्यक्त की है। क्या ये इनके लिए आने वाले समय में समस्या हो जाएगी? देखिए समस्या क्या है। हाँ, आप कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति 10 साल में जितना नहीं था उससे एकदम न्यूनतम जगह में पहुंच गए हैं। ये थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता के लिए भी जो सूचकांक है। आप क्यों आज मुद्रास्फीति कम होगा, उसका एक कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कम हो गया, और कोई कारण नहीं है। और कोई इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो है, इसका ये जो सिक्का का एक दूसरी पहलू है। इसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे कारण के लिए कच्चा तेल का कीमत कम हो गया, मगर एक इसमें कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक जो संकट के समय चल रहा है वो अभी भी चल रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं, हाँ, वो अपने बयान में ठीक है। बार-बार वो कह रहे हैं कि हाँ, यूरोपियन मार्केट्स जो हैं बिल्कुल, वहां पर वो निवेश बार-बार नहीं आया है, उनका माहौल नहीं बार-बार बदला है, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ठीक बहुत है। कमजोर है, धीमी है। खुद तो इसका मतलब ये RBI है गवर्नर हमारा आयात का मूल्य कम हो गया, मगर निर्यात बढ़ने का भी संभावना इतना नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये संकट चल रहा है। दूसरी बात यह है, देखिए एक बार जो कोई भी व्यक्ति वो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का चेयर में बैठ जाता, उसको मालूम है कि मैं एक संवैधानिक संस्था का सही बात, गवर्नर है। और देखिए आज सबसे दुखी कौन होगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली। क्यों नहीं, एक बार नहीं बार बार लगातार उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि ब्याज दर कम हो जाए। बिल्कुल सही। और हमें याद आ रहे जिस तरह से चिदम्बरम जी सुब्बा राव जी के खिलाफ ऐसे कहा था, एक बार आपको याद है कि हम अकेला जाएंगे, हम अकेला, वी विल वॉक अलोन, ऐसा कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज चिदम्बरम जी इस्तेमाल किया। आज देखिए जेटली जी कुछ कहा नहीं, जेटली जी कुछ कहा नहीं, मगर जो समस्या क्या है उन्होंने एक आप उल्लेख दिया, बहुत सारी बात है। एक है देखिए मनी मार्केट में ब्याज दर उन्होंने कम किया, मगर जो लोन्स दे रहे उसमें तो आप ब्याज दर कम नहीं किया। और एक बहुत बड़ा बात आपने जिस अभी अभी उल्लेख किया, निवेश नहीं हो रहा है क्योंकि शेयर बाजार का सूचकांक क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है, जो संस्थागत विदेशी संस्थाओं ने FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो देश में ला रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर समझते हैं ये पैसा काफी गर्म है, आज आ रहे कल चले जाएंगे। आज हमारे तेल का कीमत कम है, अगर कल बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो एक तरह से वो बहुत कंजर्वेटिव और बहुत कॉशियसली देख रहे हैं। ठीक है, अगर वो चाहेंगे 2 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो किसी वक्त भी कह सकते हैं कि हाँ बैंक रेट कम कर दीजिए, मगर अभी भी वो घबरा रहे हैं कि बदल गई अगर ये स्थिति तो फिर। मैं नरेंद्र आपको पूरा टाइम दूंगा, मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार है और डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। धीरेन्द्र कुमार, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस बात को लेकर कि कोई आरबीआई गवर्नर जिससे परंजॉय ने अपनी बात कही, वो अगर बाजार दौड़ रहा है तो वो उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यही सब बातें आर्थिक माहौल पैदा करती है। सरकारें फिर दावा करने लगती हैं, अरे साहब देखिए कमाल हो गया, हमारी सरकार आई, ये हो गया, हमारी सरकार आई, वो हो गया, सेंसेक्स कहां पहुंच गया। तो वो इस भाषणबाजी को बहुत आसानी से हजम नहीं कर रहे हैं, ना इसको बहुत सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। धीरेन्द्र, देखिए कि नहीं, मुझे लगता है कि आरबीआई गवर्नर एक प्रोफेशनल गवर्नर है, एक प्रोफेशनल तरीके से पॉलिसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने एक रोड मैप बनाया था। और रोड मैप जब शुरू में बनाया था और जो उनका आधार था कि जब तक महंगाई की पीठ को नहीं तोड़ दिया जाता तब तक या उसमें ढांचागत बदलाव नहीं आता है तब तक वो ब्याज दर के कमी को प्रोत्साहन नहीं देंगे या ब्याज दरों में कमी नहीं आएगी, ये उन्होंने सफाई से कहा था। और आज का जो मौद्रिक नीति का जो आकलन हुआ है उसमें भी एक बड़े सफाई से बताया गया है कि ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी पॉजिटिव है। ये बताया गया है कि अगर ये बरकरार रहता है, ये जो हमारे यहाँ जो महंगाई के दर में गिरावट का जो दौर ये बरकरार रहता है, तो आने वाले समय में साल के शुरुआत में ब्याज दरों में कमी की जा सकती है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो बढ़त है उसका इस बाजार से काफ़ी कम, जो इंटरेस्ट रेट है उससे काफ़ी कम लेना देना है। पिछले 6 महीने में बाजार का जो सेंटिमेंट है, जो आउटलुक है, वो पूरी तरह बदल गया और ये काफ़ी हद तक उम्मीद पे है, ये फंडामेंटल्स पे
कंपनियों का जो कमाई है, जो मुनाफा है, जो अर्निंग्स है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया बड़ी है। दिलचस्प बात आप ये कह रहे बहुत हैं बड़ी दिलीप कुमार उम्मीद जी, पे क्योंकि बाजार मैं- अभी मुझे ये कांग्रेस के टर्न अराउंड सांसद देखा जा महोदय रहा के है। पास जा रहा है, लेकिन आपको मैं फिर जो कल वो आनंद की स्पीच थी आरबीआई गवर्नर की, वो भी कोट करना चाहूंगा, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि कंपनियां जो हैं वो डूबती जाती हैं, वो बीमार होती जाती है, उनके प्रमोटर्स नहीं। ये भी राजन साहब का कहना है, इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं बाजार सेंटिमेंट से चलता है, आप लोगों को लग रहा है कि बढ़िया होगा, फंडामेंटल्स बदले हैं, कांग्रेस की सरकार गई है, नरेंद्र मोदी आए हैं, ये सारी बातें, लेकिन तथ्यों में इनका कोई बहुत बड़ा हिसाब नहीं मिल रहा है बाजार किस तरह से दौड़ने का। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जो आरबीआई गवर्नर ने जो कहा था, जो अपने स्पीच में कहा था, उसका संदर्भ दूसरा था। लेकिन ये सच है कि उन्होंने जो कहा था कि जो वो बाजार में वो स्थिति बनी हुई है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों के स्थिति में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है जो कि बाजार को सपोर्ट कर पाए। ये बाजार में जो भारी बढ़त है, ये उम्मीद और काफ़ी पुख्ता उम्मीदों पर आधारित है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे उम्मीद में जो बदलाव हुआ है, इसके वजह से विदेशी निवेशकों का तो पैसा आ ही रहा है, उसके तादाद में काफ़ी बढ़त हुई है। लेकिन जिस तरह का टर्न अराउंड देखा गया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के फ्लो में, जिस तरह से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों ने निवेश करना शुरू किया है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 4 महीने में हम बात करेंगे, ठीक है, हम वापस आएंगे। ये आप कह रहे हैं ये बदलाव है, अगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद सकारात्मक है तो उससे और बाजार दौड़ रहा है तो इसका श्रेय कोई उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन ये कब तक चलेगा? अब मैं डॉक्टर बालचंद्र आपको पूरा समय दूंगा। जो बातें आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं, इनमें से बहुत सारी बातें अब हम आज मोदी सरकार के समय में, मनमोहन सरकार के समय में नहीं है, तो हम उसके अतीत में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आरबीआई गवर्नर की बातों में दम है, वो फिस्कल मैनेजमेंट के जैसे मिसाल के तौर पर बात करते, उसके लिए आप लोगों की सरकार को भी आरोपित किया गया था कि वो मनमोहन सिंह सरकार का बहुत खराब था आखिरी के कुछ सालों में। देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू में मैं आपका क्षमा चाहूँगा कि एक मेरा पूरा स्टेटमेंट करने के बाद इस मसले पर मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा कि दूसरे भी मुझे एक बहुत अर्जेंट मसले में जाना है, लेकिन मैं पूरा स्टेटमेंट मैं करता हूँ। जी, जो सवाल आपने अभी उठाया उसके बारे में मेरा कांग्रेस और ये पार्टी का इससे मत जुड़े, लेकिन एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का जो इस बारे में जो नतीजा है उसकी तरफ मैं पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद वो पूरी यूरोपियन इकोनॉमी यानी जापानीज इकोनॉमी एक्सेप्ट स्लाइटली चाइना, यूएस इकोनॉमी अभी एक फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। हमारा ग्लोबलाइजेशन के नाते इंटीग्रेशन होने के कारण हमारा आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, हमारा कैपिटल, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ये पूरा इंटरनेशनल सिचुएशन पर जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर और सरकार ये दोनों को ताल मिलकर जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा के लिए, जैसा कि ठाकुरदा ने कहा था कि जैसे चिदम्बरम बोले थे कि वी शैल वॉक अलोन, दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, मैं ये तो हमारे जब हम प्लानिंग कमीशन में थे, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से, उनकी नीति जानता हूँ। ही इज नॉट एट ऑल पेसिमिस्टिक, वो निराशावादी नहीं है, ही इज वेरी मच कॉशियस, क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन और डोमेस्टिक सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल होने के बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट में कंट्रोल में नहीं आता है, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ हैज डिक्लाइन लोअर देन 5%। इसी हालत में, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 दिन के पहले उन्होंने कहा था कि देश के कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, उनमें से 2,36,000 करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और वो बड़े बड़े कंपनियां डिफॉल्टर्स है। हाँ, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि पिछले 5 सालों में कमर्शियल बैंक्स का जो लोन माफ हुआ है, कंपनियों को दिया हुआ लोन जो माफ हुआ है पिछले 5 सालों में, यानी कि जब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो 1.27% है जीडीपी का, 1.27% जीडीपी का है। तो ये सीधा कमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह आपकी यूपीए सरकार पर है। यस, मैं इसमें इस वास्ते में आपको शुरू में बताया कि मैं एक सरकार और ये प्रतिपक्षी इसके आगे जाकर मैं चर्चा लेना चाहता हूँ। मैं एक नेशनल इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं अभी ये तू मैं करना नहीं चाहता, मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ।
सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर की जो नहीं नीति है वो मैं भी बहुत अपने cautious कार्यक्रम है. में कभी नहीं He is कराता हूं, not लेकिन at all हकीकत pessimistic. यह है कि रघुराम राजन ने आप लोगों को इस बात के लिए आरोपित किया कि आपने 1.25% से ज्यादा जीडीपी के बराबर के पैसे को माफ किया, बड़ी कंपनियों के कर्ज को माफ किया। ये उनकी कही हुई बात है, मेरी नहीं। हाँ सर, प्लीज बोलिए। तो ठीक है, तो इतना जब मैं रघुराम राजन के बारे में कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ कि वो कांग्रेस के प्रति उन्होंने जो संशोधन का जो टीका टिप्पणी की उसको मैं विरोध करूंगा। मेरा सवाल ये है कि आज की जो इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल है, डोमेस्टिक सिचुएशन, निवेश नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कांग्रेस में होने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों के हाथ में क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर देने की आवश्यकता है। और इतनी बड़ी आप जो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कांग्रेस की तरफ से आज तक जो चलती रही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी 1.7 1.8 ट्रिलियन डॉलर, वो क्या हमेशा के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर अवलंबित हो सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार हो।